सो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई संसाधनों की। 2 नंबर में ऑब्वियसली है, चैप्टर का नाम ही है, तो हमेशा याद रखो कि इस चैप्टर के नाम पर एक क्वेश्चन बन सकता है। सबसे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन वही होता है जो चैप्टर के नाम पे बनता है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी का क्या होगा, बताओ भाई, संसाधन किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही वही है, तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। तो चैप्टर की शुरुआत करते समय सबसे पहले उसका नाम पे जाया करो कि उसका नाम का मतलब क्या है। तो जैसे अपने साइंस में भी इसी तरह का यूज करते हैं टीचर्स। चैप्टर 10 है, तो चैप्टर 10 में चैप्टर का नाम ही परावर्तन और अपवर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ही आपको नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा मामला, है ना। तो सबसे पहला है, चैप्टर का नाम वही है, ऐसी विभिन्न वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं और आवश्यकता पूरी करने के लिए यूज होती हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए, उनको बनाने के लिए तकनीक मौजूद है। तकनीक मौजूद है, या तकनीक को ही टेक्निक बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए तकनीक मौजूद है, उसे हम क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। अगर आप इतना भी लिखते हो कि ऐसी वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पानी, लोहा, विभिन्न खनिज, अयस्क आदि, ये सभी हमारे लिए संसाधन है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। स्टेटमेंट है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव मंडल कहलाते हैं। जीव मंडल, जीव मंडल मतलब कि पृथ्वी पर जो भी जीव तंत्र है, जैविक तंत्र है, वो उससे प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तु द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो वस्तुएं निर्जीव है उसके द्वारा जो संसाधन बनते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण अपने चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आपको उदाहरण देखना है तो वो साफ साफ चैप्टर में दिख जाता है। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं बता देता हूँ इसमें। अरे यार, ये क्या खुल गया, चैप्टर 1 कल डाउनलोड किया तो था। तो जैव और अजैव संसाधन के उदाहरण देख लो। हालांकि मैंने बोला था कि बुक में देख लेना, लेकिन आप बहुत कम बच्चों ने खोली होगी। तो जैव संसाधन जो है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन। अगर सरल शब्दों में बोले तो इंसान खुद एक जैव संसाधन है। वनस्पति जितनी भी मौजूद है वो सब वो है जीवधारी, जितने भी जो जानवर मौजूद है वो भी, और मछली भी। पशुधन मतलब पशु भी, जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, मछली, इंसान, सब जैव संसाधन है। अजैव किसको बोलेंगे, चट्टाने और धातुएं, है ना। चट्टाने जो है वो उसमें जैव जैव नहीं है, जीवित इंसान नहीं है। तो वो सिंपल सी बात है, जैव और अजैव हो जाएगा। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका, इसको सरल भाषा में बोले, ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग संभव है, पुनः उनका उपयोग किया जा सकता है, सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये अनवीकरणीय संसाधन होंगे। या नवीकरणीय कौन से होंगे, जैसे हवा, पवन ऊर्जा हो गई, या जल ऊर्जा भी हो गई। जल ऊर्जा नवीकरणीय है, फिर से उपयोग किया जा सकता है, हाँ। हमारी जो सौर ऊर्जा हो गई वो, ये सभी नवीकरणीय है। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे घर में जाम का पेड़ है, मैं अगर अमरूद खा रहा हूँ, तो वो निजी स्वामित्व में होगा, मेरे खुद का है वो, और किसी का नहीं है वो। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तो एक कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कुछ चीजें उग रही हैं, तो पूरा समुदाय का, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अपन ले, अपन जो कपड़ा मिल के एरिया में कुछ अगर पेड़ लगे हुए हैं, मान लीजिए पीपल का पेड़ लगा हुआ है या बरगद का पेड़ लगा हुआ है, तो आप आमतौर पर देखोगे पूजन करने वहाँ के सभी, उतने एरिया के सभी लोग वहां पर पेड़ पर जा रहे हैं। तो हालांकि हालांकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, याद रहे, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए उसी जगह कोई इमली का पेड़ लगा हुआ है, तो उस पे जो है वो सभी का हक होगा। कोई संसाधन ऐसा है, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। अगर तालाब वगैरह आसपास है तो मछली पालन का अधिकार सबको है वहाँ। मछली पालन नहीं, सॉरी, मछली के शिकार करने का अधिकार कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं है। वो तालाब सभी का है, कोई भी, अपने जैसे छोटे तालाब,
तो अगर मछली पकड़ना है तो वहां अगर कोई भी जाकर जो है वो किसी एक का नहीं है वो, कि कोई एक बंदा ही पकड़ सकता है। हालांकि ये सरकार द्वारा वो होना चाहिए, नहीं तो सरकार की परमिशन नहीं हो और आप जो है मछली पकड़ने लोगे तो शायद पुलिस गिरफ्तार कर दे, है ना। तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग सभी कर, जैसे आप छोटे तालाब से आप एक बाल्टी पानी भर के ना लाना चाहोगे तो भाई सभी कर सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक बंदे के स्वामित्व का है वो छोटे तालाब का पानी या बड़े तालाब का पानी। छोटे तालाब का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा छोड़ दिया गया है। अभी तक पता नहीं है, कभी स्टडी की गई कि नहीं की गई छोटे तालाब का पानी पीने योग्य क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से इतने पढ़े लिखे लोग तो हो गए हैं भोपाल में कि की होगी पक्का। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ये एक बात लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत संसाधन या सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ये चीज जो है वो सरकार अगर चाहे तो, अगर आपके निजी स्वामित्व का ही क्यों ना हो, अगर देश का हित शामिल है उसमें, तो वो कोशिश कर देगी कि भाई ये राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय वो है संपत्ति, इस पर अब किसी का अधिकार नहीं। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा कब हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं किले के अंदर खजाना मिला, पुराना खजाना वो मिला। अब वो किला किसी राजा का ही होगा, उसके वंशज जिंदा होंगे, तो अगर वो बोल देता, वंशज बोल देते हैं कि नहीं ये हमारा है, और सरकार की नीयत डगमगा गई, तो भाई ये तो लाखों करोड़, लाखों करोड़ का खजाना है, तो सरकार चाहे तो उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकती है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल लीगल है ये। सरकार देश के हित में उसको राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देगी। वे संसाधन संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो है परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अलग है ये क्वेश्चन, मतलब चैप्टर में नहीं आया संभावी संभावी संसाधन, लेकिन अलग है तो है। संभावी संसाधन आया है भाई, मेरे से कैसे मिस हो गया। एक्चुअली में ये है संभावी संसाधन। विकास के स्तर पर आधार पर संसाधन, संभावी संसाधन, यह वही संसाधन है जो कि छुपा हुआ है भाई। इसके नीचे है क्या आप जानते हैं कि संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो विद्यमान तो है परंतु इसका उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ये संभावी संसाधन कहलाते हैं, सही है। चलो संभावित संसाधन भी अपन को पता हो गए कि विद्यमान तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है उतने लेवल पर। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनकी उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब पूरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा, गुणवत्ता कैसी है, मतलब जाहिर सी बात है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपने यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलता है थोरियम, तो वो थोरियम किस क्वालिटी का ये भी डिपेंड करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी पर जो अगर खुले में भी रखे हो तो वायु में रिएक्ट करके जो है वो रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं खुले में भी। एक्सरेज, अल्फा किरणें, गामा किरणें, जो ये हाईली रिएक्टिव किरणें हैं जो किसी एलिमेंट से निकल सकती, तत्व से निकल सकती हैं, वो नियमित छोड़ रहे होते हैं, अ, उनको हम रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग जो है वो परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, अणु बम बनाने में, हाइड्रोजन बम बनाने में, या फिर नाव की रिएक्टर बनाने में जिससे बिजली बनाई जाती है, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए यूरेनियम या थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज किया जाता है। अपने भारत में केरल में मालाबार द्वीप समूह में जो है वो थोरियम के भंडार मिले हैं। तो लेकिन इसके लिए ये डिपेंड करता है कि क्या वो थोरियम उस उच्च गुणवत्ता का है। गुणवत्ता होना चाहिए उसमें, गुणवत्ता मतलब कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए वो, तब तो उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर उसको साफ करने में इतनी कीमत लग जाएगी कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है कि कितनी मात्रा में मौजूद है वो, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने के कारण से, पूरी तरह से विकसित न होने के कारण बहुत से बाहर है। कौन से भंडार कहलाते हैं, लिखा नहीं है अपनी बुक में, आया है इसका जिक्र, वो वाले भंडार जो है वो, अच्छा भंडार ही है, सही में भंडार है। ओ भाई साहब, देख लेना बुक में लिखा हुआ भंडार। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान रहे जो भी कर रहे हैं ना अपन, ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो,
आप चाहो तो मैं इसको निकलवा देता हूँ। ये जो केवल पॉइंट पॉइंट है, लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। अब और ज्यादा प्रिंट आउट कितने ही दे पाएंगे और कितनी बार जा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो। ये संसाधनों की जो डेफिनेशन लिखी हो ना, इसमें से बहुत हद तक चांस है एक डेफिनेशन मिल जाए आपको। जैसे जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन संसाधन किसे कहते हैं, ये सब उदाहरण सहित आ सकते हैं, यकीन मानो। है ना? तो ये लिखे हुए होना चाहिए आपके पास। दो दो लाइन है, ज्यादा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, संभावित संसाधन क्या होते हैं, विकसित संसाधन क्या होते हैं, भंडार क्या कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है सतत पोषणीय विकास आ जाता है। तो ये पूरा खत्म हो जाता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। और अगर आपको इसमें नहीं देखना है तो आप कुछ मत करो, बुक में देखो। कल ही अपन बात कर चुके हैं इस चैप्टर में, स्टार्टिंग ही होती है संसाधनों के प्रकार से। तो वो पता होना चाहिए, यहाँ लिखे हुए हैं सब। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय योग संसाधन, अनवीकरणीय योग संसाधन। समझा चुका हूँ। नवीकरण मतलब जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, अनवीकरण मतलब कि जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण भी है, पवन, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, वन्यजीव ऊर्जा, जब सभी नवीकरणीय है। और कोयला, पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय के उदाहरण। व्यक्तिगत जो किसी एक के स्वामित्व में होते हैं। सामुदायिक मतलब कि एक समुदाय के अंदर होते हैं वो। चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान, ये सभी के लिए उपलब्ध है वहाँ। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, मतलब जो देश के हित में होते हैं, देश के लिए होते हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, ये सभी 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, ये सभी जो है। अच्छा, इसमें हमारे जो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है। ऑब्जेक्टिव आना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत का शेप लगभग ऐसा है, यहाँ पर श्रीलंका है, नीचे का क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो भारत की जो समुद्री सीमा है ना, वो 22 किलोमीटर तक, जिसको 12 समुद्री मील बोल सकते हो, और 22 किलोमीटर तक, 22 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका भारत के अंतर्गत आता है। समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे करते हैं? जो हमारा कोस्टल एरिया है, मतलब जो जमीनी एरिया, उससे 22 किलोमीटर तक, मान लीजिए यहाँ तक आता है अगर 22 किलोमीटर, तो ये एरिया जो है वो भारत का कहलाएगा। ये भारत की सीमा है, समुद्री ऋषि का सीमा। यहाँ पर जितनी मछली वगैरह पैदा हो रही है वो मछुआरे यहाँ पर ले सकते हैं। अगर इसके बाहर निकले और वो श्रीलंका के सीमा क्षेत्र में अगर घुस गए, वो बीच का भी एरिया हो सकता है जहां पर दोनों देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय करते हैं कि अपने मछुआरों को जाने देना है कि नहीं। तो अगर दोनों देशों के बीच करार हुआ है तो मछुआरे जा सकते हैं, समुद्र में से मछली निकाल सकते हैं। नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर से कोई भी नहीं करेगा। यहाँ से अगर जाते हैं और श्रीलंका यहाँ से जो है, श्रीलंका और भारत के बीच तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उनमें तो जाने देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ बड़ा नाटक होता है। अपन अगर मैं भारत और पाकिस्तान का एक रफ मैप बनाने की कोशिश करूँ, तो भारत का क्षेत्र ऐसा है और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर है। अरे यार, अच्छा हाल मैं मैप देख लो ना। इसमें मैप है क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में नहीं है। हम्म, तीसरे चैप्टर में होगा। एक आध मैप कोई सा भी मिल जाए जिससे भारत की स्थिति और पाकिस्तान दिख जाए थोड़ा सा। अरे यार, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो भारत पाकिस्तान यहाँ पर है इस एरिया में। तो अब होता क्या है, 22 मील ये पाकिस्तान का लग जाता है, यहाँ से भारत का लग जाता है। तो जैसे ही भारत के मछुआरे इस 22 किलोमीटर के दायरे को पार करते हैं, इधर गए मछली पकड़ने के लिए, तुरंत पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड आते हैं और वो उसको पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। सेम भारत भी वही करेगा। अगर इन केस ये मछुआरे यहाँ से यहाँ आते हैं, तो भारतीय सेना, कोस्ट गार्ड होती है, जैसे समुद्र हमारे जो स्थल की सीमा रेखा होती है उसकी रक्षा बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसी तरह से हमारे जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल मतलब कि जो समुद्री किनारे हैं, उसके लिए होते हैं हमारे कोस्ट गार्ड। ध्यान रहे, ये दोनों ही हमारी जो सेना के दो प्रकार होते हैं। एक तो सिंपल, जिसको आप इंडियन आर्मी बोलते हो, वो होते हैं। और दूसरा टाइप होता है हमारी रिजर्व फोर्स, कोस्ट गार्ड।
हमारी जमीनी सीमा की रेखा बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आप अगर राजस्थान की बॉर्डर पे जाओगे तो बीएसएफ के जवान मिलेंगे। पाकिस्तान एलओसी एलएसी कहीं पर, अच्छा, ये बीएसएफ का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, राजस्थान वाली बॉर्डर पे बीएसएफ मिलेगा। इसी प्रकार से आप अगर इंडिया चाइना की बॉर्डर पे जाओगे, इंडिया चाइना, ये देखो जीके की बात है भाई साहब, पता होना चाहिए ये बिल्कुल। भारत और चाइना की बॉर्डर ये वाली है, यहाँ कहीं यहाँ पर लगती है, और ये वाली भी है। इधर जो है आपको मिलेगी आईटीबीपी, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी। यहाँ आपको आईडीपीपी मिलेगी, है ना। अच्छा, बांग्लादेश के साथ जो मिलती है यहाँ पर बीएसएफ ही मिलेगी आपको, है ना, ज्यादातर बीएसएफ ही मिलेगी, बस यहाँ पर आईटीबीपी रहती है। अच्छा, इनका काम क्या है, आईटीबीपी हो चाहे बीएसएफ हो, इन दोनों का ही काम है बॉर्डर की रक्षा करना, कोई घुसपैठ ना कर पाए। ये रिजर्व फोर्स के अंतर्गत आती है। भारत के पास सब दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स है। ये रिजर्व फोर्स और मेन फोर्स में फर्क क्या रहता है। मान लीजिए पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया भारत पर, तो सबसे पहले ये बीएसएफ सामना करना पड़ेगा उसको, हमले का। बीएसएफ की टुकड़ी तुरंत, ये लड़ाई के लिए नहीं बनी हुई है, जैसे ही पता चलेगा कि पाकिस्तान का आक्रमण हो रहा है तो बीएसएफ को यहाँ से हटाया जाएगा और यहाँ पर एम्प्लॉय की जाएगी इंडियन आर्मी। क्योंकि आर्मी के जवान ट्रेन होते हैं लड़ाई के लिए, आर्मी हमारी मेन फोर्स है, वो स्थल पर लड़ने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार होती है, वही वही सामने आती है लड़ाई के टाइम। तो जब भी लड़ाई हुई है बीएसएफ को अलग किया जाएगा और आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा वहां पर, ताकि लड़ाई में वो लड़ सके। बीएसएफ इतनी ज्यादा कैपेबल, बीएसएफ है केवल एक पुलिस जैसी होती है, वो रक्षक है बस। क्यों आर्मी को हमेशा क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि आर्मी की एफिशिएंसी कम होती है उससे। बीएसएफ का काम डेली की रक्षा करना है, वहां बॉर्डर, हमारी जो बॉर्डर होती है उसका, या आईटीबीपी का, उनका डेली का काम है वो, ताकि घुसपैठ को रोक सके। वो हम युद्ध के लिए नहीं बनी है, वो युद्ध के लिए आर्मी बनी हुई। तो दोनों ही, हमारी जो मेन फोर्स आर्मी है और जो दूसरी रिजर्व फोर्स है, इनमें बहुत एक छोटा सा और मेजर फर्क हो जाता है। आर्मी में आप जब दाखिला लेते हो या एंट्री लेते हो तो आर्मी में आपकी जो है वो, आपकी पहली बात तो फिजिकल एक्सरसाइज जबरदस्त होती है आपको। दूसरी बात, अगर मैं बड़ा मेजर, जो बच्चों को पता होना चाहिए, वो जो बड़ा बड़ा मेजर फर्क है वो दो है। एक तो पेमेंट, पेमेंट आर्मी में ज्यादा होती है बीएसएफ की तुलना में, बीएसएफ में थोड़ी सी कम होती है पेमेंट। वही जो आपका मान लीजिए हवलदार की पेमेंट, उदाहरण ले रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ लेकिन पता होना चाहिए। एक हवलदार की पेमेंट अगर आर्मी में हवलदार होगा तो उसकी पेमेंट ज्यादा होगी। मान लीजिए, गलत बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए उसकी पेमेंट जो है वो 40 से 45 हजार रुपए है भारतीय आर्मी में। तो बीएसएफ में उस जवान की पेमेंट 25 तक आ जाएगी, 25 से 30 हजार तक। पहला तो पेमेंट का वो है। दूसरा, क्योंकि आर्मी में रिस्क भी ज्यादा है ना, युद्ध लड़ रहे हैं, बीएसएफ का भाई काम है कि वो लगातार जो है वो रक्षा कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ ही है। सबसे पहले आक्रमण होगा तो उसी को झेलना पड़ेगा, बस थोड़ी देर के लिए, तब तक जब तक आर्मी ना आ जाए। तो आप अगर बॉर्डर मूवी देखोगे तो उसमें यही हो रहा था। जो सुनील शेट्टी रहता है वो बीएसएफ में रहता है। और सुनील शेट्टी जो है, अगर आप लोगों ने देखी है मूवी तो, सुनील शेट्टी जो है वो हट जाता है जब 1971 में युद्ध होने वाला होता है उसमें, उस एरिया में। तो भारतीय सेना आती, सनी देओल अपनी पंजाब की बटालियन लेके आते हैं, बीएसएफ जो है चले जाते हैं। सुनील शेट्टी के बाद रुक जाते हैं, क्यों रोक लेते हैं, क्योंकि पंजाब की बटालियन बोलते हैं भाई इस एरिया को हम जानते नहीं, हम आर्मी से वहां से आए हो, तो एक दो बंदे होना चाहिए जो एरिया को जानते हैं। तो वो सुनील शेट्टी को रोक लेते हैं, तो सुनील शेट्टी बीएसएफ में रहते हैं। वहां पर आप सीखो। अच्छा, दूसरा अंतर क्या है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे सपना सजोए बैठे रहते हैं आर्मी हाउस में जाने के लिए। जो दूसरा अंतर है वो है इसमें इंश्योरेंस वगैरह का, इंश्योरेंस और दूसरी सेवाओं का। जैसे मान लो आपने अगर आर्मी कैंटीन के बारे में सुना है, तो आर्मी कैंटीन की सुविधा बीएसएफ वगैरह को नहीं मिलती है, जो रिजर्व फोर्सेस है उनको नहीं मिलती है। कैंटीन की सुविधा जो है वो आर्मी वाले पर्सन को ही मिलती है, जो आर्मी में होते हैं। कैंटीन क्या होती है, कैंटीन एक भारत सरकार की तरफ से सैनिकों को जो है एक तरह का कम कीमत पर सुविधाएं मुहैया करवाना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सूटकेस बैग वगैरह हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा सा सस्ते रेट पे, चाहे बियर ही क्यों ना हो, शराबी क्यों ना हो, वो सभी सस्ते रेट पे कैंटीन पे मिलती है। तो जिनके पास कार्ड होता है बस वही जा पाते हैं। तो उसका उसमें जो है वो एक बेनिफिट ये कम है। उस पर बात चल रही है, शायद हो सकता हो कुछ ही दिनों में आज आ भी जाए, और हो सकता हो आ भी गया हो। कुछ बटालियन को रिजर्व फोर्स की अलाउ भी कर दिया होगा अभी तक तो, मेरे ख्याल से, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद इस पर थोड़ी सी वो हुई है। तो एक सुविधा नहीं मिलती। दूसरी बात जो है वो पेंशन वाली बात है। बीएसएफ में अगर कोई बंदा शहीद होता है तो परिवार को इकट्ठी एक मुश्त रकम मिल जाएगी, लेकिन आर्मी वाला बंदा अगर शहीद होता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट है, उसके बेनिफिट बीएसएफ की तुलना में ज्यादा है। आप बोलोगे भेदभाव क्यों,
तो मैंने बताया बीएसएफ एक रिजर्व कैटेगरी की फोर्स है। वो केवल जो है वो सुरक्षा के लिए लगी हुई है, मेन काम आर्मी ही करती है। जब युद्ध स्तर का काम आएगा तो बीएसएफ को तुरंत हटाया जाएगा और आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। इसी कारण से उनकी रिस्क ज्यादा है, और इसलिए आर्मी के जो है ये वेजेस वगैरह ज्यादा होते हैं, है ना। तो आप अच्छा, जैसा बीएसएफ और इंडियन आर्मी का मामला है, वैसे हमारे कोस्टल एरिया में हमारे कोस्ट गार्ड होते हैं जो बीएसएफ की तरह काम करते हैं। तो कोस्ट गार्ड जो है वो डेली की रूटीन पे होते हैं, वो COST कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड जो है वो डेली की रक्षा कर रहे होते हैं समुद्री सीमा की। जबकि जो हमारी नेवी होती है, नेवी का काम अलग रहता है। नेवी का काम युद्ध के टाइम जो है वो संभालना होता है ना। जैसे बीएसएफ और आर्मी में अंतर है, वैसे ही कोस्ट गार्ड और नेवी में अंतर है। तो आप जो डेली सिक्योरिटी पे रहते हैं फोर्सेस, उनका वेजेस कम मिलते हैं, उनको थोड़ी सी पेमेंट कम मिलती है और सुविधाएं कम मिलती है। जबकि जो मेन आर्मी या नेवल फोर्स होती है उनको सुविधाएं ज्यादा हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुंच गया था मैं, समुद्री सीमा पे। तो बताना चाह रहा था कि कोस्ट गार्ड जो है रक्षा करते हैं। ये पता होना चाहिए कि मानो कई लोग जो है वो जैसे बीएसएफ को ही आर्मी समझ लेते हैं, कई लोग कोस्ट गार्ड को ही नेवल फोर्सेस समझ लेते हैं। क्या कोई रिजर्व फोर्स एयरफोर्स में भी होती है? तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं केवल दो के बारे में जानता हूँ। एयरफोर्स में कोई रिजर्व बटालियन जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं होती है। और देख लेते हैं एक बार कंफर्म। डज इंडिया हैव एनी रिजर्व फोर्स इन एयरफोर्स? डज इंडिया हैव एनी रिजर्व फोर्स इन एयरफोर्स? अरे है। 1,40,000 जो है पर्सन रिजर्व में है, एयरफोर्स में भी है भाई। रिजर्व फोर्स मुझे नहीं मालूम था। तो आप देखोगे भारत की सबसे मालूम भारत की जो तीनों फोर्स हैं वो जैसे मान लीजिए आर्मी है, भारत की आर्मी जो है वो शायद दुनिया भर की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट आर्मी है। वो इसी कारण से है क्योंकि रिजर्व फोर्स बहुत ज्यादा है। तो इसमें रिजर्व फोर्स के बारे में पता नहीं कहाँ मिलेगा। खैर, अपन इस पे जाते हैं। अब है इतना पता है क्योंकि रिजर्व यहाँ पर सैनिकों की संख्या बताई है गूगल ने सामने। तो रिजर्व फोर्स मतलब एयरफोर्स में भी है। चलो जाने दो, यहाँ जाते हैं वापस। सतत पोषणीय विकास क्या है? इस तरीके से विकास किया जाए कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। और इसकी बात कब आई थी? सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन में आई थी, रियो डी जेनेरियो में। इसी को हम जो है सतत पोषणीय विकास पर ही आधारित था एजेंडा 21। अगर नाम आता है एजेंडा 21 क्या था, तो सतत पोषणीय विकास पर आधारित था। अर्थात हर देश अपना एजेंडा 21 बनाए जिसके तहत जो हमारे संसाधन है उनका इस प्रकार से दोहन किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। और हर देश के साथ साथ हर क्षेत्र में उपस्थित उसकी स्थानीय सरकार जैसे नगर निगम भी अपना एजेंडा 21 तैयार करे। सभी ऊपर मेन सरकार से लेकर छोटी स्थानीय सरकार तक सभी सरकारें अपना एजेंडा 21 से बनाए। और एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 संसाधनों के सतत पोषणीय विकास पर आधारित था कि भाई संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करो कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। अभी जो हम संसाधन यूज कर रहे हैं उसके कारण से हमें आने वाली पीढ़ी को जो है वो खतरों का सामना ना करना पड़े, है ना। उसी में शामिल है हमारा कार्बन उत्सर्जन। जो हम कार्बन जो उत्सर्जित कर रहे हैं, CO2 भयंकर मात्रा में उत्सर्जित की जा रही है। तो वो जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे माहौल देगा? वो प्रदूषित माहौल देगा। तो उनका इस तरह से यूज किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो। संसाधन नियोजन क्या है? मतलब प्रबंधन, मतलब कि मैनेजमेंट कैसे यूज किया, ऐसे उपाय तथा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, पता है। संसाधन संरक्षण क्या है? बचा कर चलना, खत्म ना हो जाए। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाना, भूमि निम्नीकरण। निबल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? वहां जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो। तो ऐसा क्षेत्र भारत का जिसमें कृषि की गई हो, साल में एक बार ही क्यों ना की गई हो, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, एक बार क्यों ना की गई हो, उसको हम निबल शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। निबल बार बार आता है शब्द चैप्टर में। कुल बोया गया क्षेत्र क्या है? शुद्ध बोया क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। एक्चुअली कुल क्षेत्र में एक और चीज आती है कुल बोया गया क्षेत्र में। जैसे साल में अगर हमने 2 बार एक जमीन पे बो दी तो वो 2 बार कैलकुलेट होती है उस जमीन का जो क्षेत्र होता है ना, कुल बोया गया क्षेत्र में। क्योंकि एक एक जमीन में जरूरी नहीं ना रबी की फसल के बाद खाली छोड़ दी, हो सकता है किसान ने कुछ फल फ्रूट लगा दिया, फूल लगा दिया, तो उसको डबल बार जोड़ दे। प्रति भूमि को जोड़ना,
परती भूमि क्या होती है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है। तो थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए खाली छोड़ देना। परती बंजर भूमि, जिसको मालूम है आपको। लेटेराइट मृदा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी ऊपर की परत तेजी से कटाव से निर्मित मृदा। तो ऊपरी लेटेराइट मृदा किसको बोलेंगे? अधिक बारिश होने के कारण से ऊपर की मिट्टी हट जाए, ऊपरी मिट्टी की ऊपरी परत की तेजी से कटाव, कटाव मतलब कि हट जाना उसका, उससे निर्मित मृदा कौन सी कहलाती है? लेटेराइट मृदा। मृदा अपरदन किसको बोलते हैं? प्राकृतिक कारण मृदा अपरदन बोलते हैं अपन, जो हमारी भूमि होती है उसके ऊपर से उपजाऊ भूमि की परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उसको मृदा का कटाव भी बोलते हैं। उत्खात भूमि क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉडल कहीं क्वेश्चन देखा उत्खात भूमि के नाम पर, मॉडल में आया है, कहीं आया उत्खात भूमि। प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। प्रवाहित जल और पवनों द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जो पानी बहता है, पानी मिट्टी बहा के ले जाता है, और हवा चलती है तो भी मिट्टी को उड़ा देती है अपने ऊपर से, सूखी मृदा को जो है उड़ा के अलग कर देती है। उसके बाद जो मृदा बनती है, उससे जो मृदा बनती है, मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो जो अपनी ऊपर की मिट्टी थी उसकी परत हट गई, अब जो मिट्टी की परत बची उसको हम उत्खात भूमि बोलते हैं, है ना। तो ये उत्खात भूमि पता होना चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। ये आ गए फिर उसके बाद आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मालूम है कि लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग संसाधन है। अजैव भी होता ना तो भी सही हो जाता है ये। लोहा अयस्क जो है, अगर जैव की जगह अजैव लिखा आता और यहाँ कुछ और लिख देते तो अजैव भी है ये। जरूरी नहीं एक संसाधन एक ही प्रकार का हो। लोहा अयस्क अनवीकरण भी है और अजैव संसाधन भी है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा अजैव प्रकार का संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, ये चैप्टर में आया था, अपन ने देखा भी था। इसमें इसमें साथ इसके साथ साथ और भी राज्यों का आया था। तो वो आप और भी कर लेना उसकी तैयारी कि पंजाब के साथ साथ और देश में और क्या क्या है, और कौन से राज्य हैं जिनमें अलग अलग प्रकार से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई है। उसके बाद बस 2 ही लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे, कोई सा भी स्टेट पूछ सकते हैं। तो यहाँ अधिक सिंचाई आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती क्या होती है? फार्मिंग एट हिल। ये होती है सीढ़ीदार खेती। ये भी दिख रही है आपको, बड़े सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार से खेती की जाती है सीढ़ीदार, एक सीढ़ी जैसी बना दी जाती है, बड़ी बड़ी सीढ़ी, और उसमें खेती की जाती है। इसको सीढ़ीदार बोलते हैं। और ये वाली जो है वो पट्टेदार खेती है। पट्टियों के रूप में जो है खेती करना पहाड़ों पे, मृदा अपरदन रोकने के लिए ऐसा किया जाता है ना। तो दोनों में ऐसा फर्क है। सीढ़ीदार, और सीढ़ीदार ऐसी होती है जैसा अभी देखा आपने, और ये पट्टेदार खेती है। दोनों ही मृदा अपरदन को रोकती हैं। तो उत्तरांचल में की जाती, जाहिर सी बात है, ये मैदानी इलाका है। पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान ऑलरेडी, मैदान में नहीं कर सकते सीढ़ीदार। हरियाणा भी मैदानी इलाका है, केवल उत्तरांचल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है, और हमारा उत्तर पूर्वी इलाका पहाड़ी इलाका है, वहीं पर ऐसी खेती खेती की जा सकती है। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो गुजरात में पाई जाती है। इसमें से क्वेश्चन टफ भी कर सकता है। मैप देखा होगा आपने मिट्टी वाला, और आपको प्रोजेक्ट अगर दिया है और बनाया है आपने मिट्टी वाला प्रोजेक्ट, तो उस पर भी आपको फर्क पड़ेगा। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। इसमें कपास की खेती, और इसलिए इसको रेगल मृदा भी बोलते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है जैसे वो की फसल उगा सकते? तो जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो है वो रेत के कणों के किसने के कारण से, मतलब रगड़ खाने के कारण से बनती है। और इसमें क्या होते हैं? पोटास, फास्फोरस और चूने से निर्मित होती है। बहुत उपजाऊ होती है। तो आपने शायद मैप में दिखाया होगा मैंने, जलोढ़ मृदा कहाँ है? जितने भी नदी वाले इलाके हैं ना, नदी जहाँ से बह रही है अपने उत्तर वाली भारत की, वहां पूरी जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। इस मृदा में रेत, सिल्ट व मृत्तिका अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं। इस मृदा में रेत, रेत तो समझ में आ गया। सिल्ट और मृत्तिका क्या है? सिल्ट मीनिंग इन हिंदी, सिल्ट मतलब गाद। फोटो से दिख रही होगी आपको। ये तो
नॉर्मल हम मिट्टी के भी प्रकार हो गए, मतलब सीधी सी बात है। गाद बोलते हैं, सेडिमेंट, पार्टिसिपेट, स्लज, सेटलिंग, तो गाद बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, बेसिक बहुत बारीक अंतर होगा, वो भूवैज्ञानिक ही बता सकते हैं। अपन तो केवल देख सकते हैं कि गाद जो है ये चीज़ होती है। रेत तो समझ में आती है, सिल्ट ये हो गई, गाद जिसको बोलते हैं। और मृतिका क्या होती है? क्ले, मिट्टी। गाद, मिट्टी और रेत तो समझ में आता है, गाद और मिट्टी में फर्क है। मिट्टी, खाक, मृतिका मतलब मिट्टी होता है। तो जो हमारी पूरी मृदा होती है, या फिर काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी रेत, सिल्ट और मृतिका अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं, इसमें इनसे बनती है। बहुत उपजाऊ होने के कारण से इन मृदाओं पर सामान्यतः गहन कृषि की होती है। तो गहन खेती की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो जाहिर सी बात है, इसमें समोच्च रेखाओं के समांतर जो है वो हल चलाने से ढाल की गति कम होती है। सीधी सी बात है, जैसे अपन अगर जाहिर सी बात है, अगर पहाड़ ऐसा है और आप इसमें जो खेती मतलब हल चलाओगे वो भी इसी लाइन ऐसे बनाओगे, ऐसे लाइन में चलाओगे, तो वो पानी जितना भी गिरेगा, पानी मिट्टी के साथ उसको नाली मिल जाएगी और वो बहता हुआ चला जाएगा। हमको इसमें जो हल चलाना चाहिए वो ऐसे चलाना चाहिए, इसके आजू बाजू ऐसे, ऐसे रेखाओं में। तो वो क्या होगा, पानी जितना भी नीचे गिरेगा ना तो वो इससे रुकता जाएगा, है ना। इसको समोच्च जुताई बोलते हैं। मतलब पहाड़ों पर इस तरह से जुताई करना, जैसे जैसे सीढ़ीदार खेत बना रहे हैं ना, वैसे ऐसे। खड़ी जुताई ना करो, खड़ी करोगे तो मिट्टी इन नालियों में से बहती हुई नीचे चली आएगी। समोच्च जुताई बोलते हैं इसको, पैरेलल जुताई करना। उसके बाद जो है सीढ़ीदार खेत बनाकर भी जो है वो अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को। और फसलों के मध्य पट्टियां उगाकर भी मृदा अपक्षय कम किया जा सकता है, जैसे पट्टी कृषि बोलते हैं, पट्टियों के रूप पट्टी कृषि करना भी दिखाया था। जैव और संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में भी आ गया है, तो अब तो याद होना ही चाहिए। जो जो जीवित है, जैव मंडल से उत्पन्न होते हैं, जीवित है। इंसान, वनस्पति, मतलब मछली, जानवर, पशुधन जिसको बोल रहे हैं। अजैव जो, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन कीजिए। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण क्या है? इसको मैं छोड़ रहा हूँ। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? तकनीक में विकास और आर्थिक विकास के कारण से अधिक उपभोग कैसे हुआ है? तो ये वाला पॉइंट लिख दोगे ना, 2 नंबर में काफी हो जाएगा। जब किसी देश में तकनीक के विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है तो वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो जाता है। जीवन स्तर में वृद्धि आती है तो जाहिर सी बात है वो उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है और संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा सीधी सी बात है। इसको अगर मैं समझाने की दृष्टि से समझाऊं कि कैसे तकनीक के कारण से किसी संसाधन का ज्यादा उपयोग होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि मैं मान लीजिए आपसे बोलूं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सल्फर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। या फिर आप बोलो फॉस्फोरस का उदाहरण ले लेते हैं। फॉस्फोरस जो है पृथ्वी पर पहले भी मौजूद था, लेकिन जब से इंसान ने दंत मंजन, पहले हमारे दंतों करते थे पुराने जमाने में, तो पहले फॉस्फोरस वगैरह टूथपेस्ट वगैरह कहीं नहीं था, टूथपेस्ट नहीं था, तो फॉस्फोरस पृथ्वी पर तो था लेकिन उपभोग नहीं हो रहा था। जैसे ही पता चला, साइंस तकनीक आ गई कि भाई दांत जो है वो फॉस्फोरस जो है दांतों की क्वालिटी के लिए अच्छा होता है, और इसके लिए जो है वो दातून करना वगैरह जो है वो अच्छे अच्छे वो नहीं है, लाभदायक नहीं है, तो हमें टूथपेस्ट बनाना चाहिए, फॉस्फोरस बेस्ड जो है टूथपेस्ट बनाए जाने लगे। अब जब टूथपेस्ट बनाए जाने लगे तो लोगों ने लगातार इस्तेमाल किए और बोले हाँ वाकई में इससे फायदा होता है, सफाई भी होती है और दांतों की परत भी अच्छी बनी रहती है, बाकी बीमारियां भी नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने जो है टूथपेस्ट बनाने के लिए फॉस्फोरस को फिर जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। अब जब यूज करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है, पहले जो फॉस्फोरस था अब जो फॉस्फोरस होगा वो कमी आ जाएगी पहले से। तो तकनीक इस प्रकार से संसाधनों के दोहन को जो है वो बढ़ा देती है। अब घर घर टूथपेस्ट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट की खपत बढ़ जाएगी, फॉस्फोरस का निर्माण भी बढ़ जाएगा। तो तकनीक के कारण से इस प्रकार से हमारे संसाधनों के उपभोग में जो है वो वृद्धि हो जाती है।
है ना? तो ये था सोशल का आज का पॉइंट। कल कंटिन्यू करेंगे इसको। आज चैप्टर ये वाले हो गए, अब एक्स्ट्रा वाले बचे हुए हैं तो वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज की अभी की क्लास में सोशल की यहीं रोक रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि इंग्लिश के कुछ देख सकें।